उत्तराखंड का इतिहास लेक्चर 6 में आज हम कवर करेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश को। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं, ये लिंक करना ज़रूरी है कि हम कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश तक कैसे पहुँचे कुड़िंद से। तो याद रहे आपको, जब हम हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले लेक्चर में एक बेसिक माइंड मैप समझा था, जिसमें हमने जाना था कि उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। जैसे प्री हिस्टोरिक में सबसे प्रागैतिहासिक काल को कवर करेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक में फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल आएगा, फिर मेन आएगा हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल, जिसको हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, प्राचीन ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक, आधुनिक ऐतिहासिक। तो बेसिकली ये क्या है, प्राचीन उत्तराखंड, मध्य उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड की ही बात करेंगे हम। ठीक है, जिस तरह से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारत, मध्य भारत, इसी तरह से प्राचीन उत्तराखंड और मध्य उत्तराखंड। तो पिछले लेक्चर में जो हमने कुड़िंद शासकों पर एक लेक्चर जो हमने कवर किया, तो उसमें जो जानकारी हमने इकट्ठा की थी वो बेसिकली क्या है, ऐतिहासिक पार्ट का ही एक हिस्सा है। और आज का जो लेक्चर है जिसमें कार्तिकेयपुर कवर किया जाएगा, ये भी ऐतिहासिक पार्ट में ही है। तो ऐतिहासिक पार्ट में 2 मेन लेक्चर हमने कवर किए हैं। L5 तो शायद, हाँ, L5 में हमने कवर किया था कुड़िंद शासक, और L6 में आज हम कवर करेंगे ये ऊपर कार्तिकेयपुर। इसको मैं कार्तिकेयपुर क्यों लिख रहा हूँ, कत्यूरी नहीं लिख रहा हूँ, इसका रीज़न आपको आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसको कार्तिकेयपुर कहना ज़्यादा सही है बजाय कत्यूरी वंश के। क्योंकि कत्यूरी वंश इसको जो नाम दिया गया है ये जागर और कथाओं के स्रोतों के आधार पर दिया गया है, लेकिन कार्तिकेयपुर प्रमाणिक आधार पर दिया गया है, जिसके प्रमाणिक साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो प्राचीन ऐतिहासिक पार्ट या प्राचीन उत्तराखंड में हम कुड़िंद का एक लेक्चर कवर कर लिए थे। अब सेकंड लेक्चर जो है प्राचीन का, जिसमें कार्तिकेयपुर कंप्लीट किया जाएगा या कवर किया जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा सीरीज़ समझते हैं, या हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस समझते हैं, किस तरह से कुड़िंदों से हम कार्तिकेयपुर पहुँचेंगे। तो 700 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक हमने कहा था कुड़िंदों ने शासन किया था। लेकिन प्रथम, ये पूरा पीरियड है, एक स्लॉट है, लेकिन प्रथम ये है, प्रथम सदी तक पहुँचते पहुँचते कुड़िंदों के जो मैदानी क्षेत्र था उस पर शकों ने अधिकार कर लिया। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, इसकी पुष्टि होती है शक संवत के प्रचलन से। अगर शक संवत प्रचलन में है, इसका मतलब क्या है, ये किसकी देन है, शकों की देन है। दूसरा प्रमाण मिलता है सूर्य मंदिर और सूर्यदेव की जो प्रतिमाएं मिलती हैं, उनसे शकों के शासन का प्रमाण मिलता है। और सूर्य मंदिर में सबसे फेमस है कटारमल का मंदिर, पता होगा आपको, कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ये चीज़ें किसकी पुष्टि करती हैं, ये बताती हैं कि शकों ने कुड़िंदों के मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुड़िंदों के बाद फिर इन मैदानी क्षेत्र से भी इसका जो तराई रीजन है उस पर कुषाणों का अधिकार हो जाता है। तो कुषाणों का अधिकार बेसिकली कब होता है, प्रथम सदी के उत्तरार्ध में। तो अगर हम कुषाणों की बात करें, यहाँ पे अलग से लिख लेते क्योंकि वहाँ स्पेस कम है, हमें सीरीज़ को समझना है। तो कुषाण प्रथम सदी के उत्तरार्ध में जो तराई रीजन है उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से कुड़िंदों का जो राज्य क्षेत्र होता है और भी कम हो जाता है। और इसका जो हमें प्रमाण है कि कुषाणों ने इस पर कब्जा किया था या उनका शासन रहा था, इसका प्रमाण हमें मिलता है वहाँ पे मिली कुछ स्वर्ण मुद्राओं से। जैसे कुषाणों में एक शासक हुआ था बसु। तो बसु ये बेसिकली शासक है, ध्यान रहे। इसके समय की 7 स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई हैं। ठीक, और कुषाणों का जो रीजन था उसमें सबसे मेन था काशीपुर वाला रीजन, इन्होंने जो किया था। अगर इसके क्षेत्र की बात करें कुषाणों के, तो क्षेत्र में इनके आ जाता है काशीपुर, इसको पहले गोविशाण के नाम से जानते थे, ये भी ध्यान रखना। गोविशाण पुराना नाम है किसका, काशीपुर का।
और इसके साथ साथ ऋषिकेश का भी कुछ पार्ट था। आपको याद होगा कि ऋषिकेश को पुराने समय में क्या नाम से जानते थे? नहीं पता? वीरभद्र। पुराना नाम ऋषिकेश का वीरभद्र है। तो ऋषिकेश और काशीपुर से लेके इनका पूरा ये जो रीजन था, साथ में बीच में आ जाता है आपका कोटद्वार, जिसको मोरध्वज के रूप में जानते थे, वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे चाहो तो। कोटद्वार जिसको आप आज के टाइम पे जानते हो, इसको पहले कहते थे मोरध्वज। मोरध्वज। तो ये जो रीजन था ये पूरा का पूरा किसके अंतर्गत था? कुषाणों के अधीन था, जो शकों के बाद आए। कुषाणों का जब पतन होता है तो उसके बाद फिर शुरुआत होती है किसकी? यदुवंश की, सिंहपुर की। लेकिन सिंहपुर का जो राज्य क्षेत्र था, यानी यदुवंश का जो राज्य क्षेत्र था, इनका जो राज्य क्षेत्र काफ़ी कम था। ऐसा बताया जाता है कि ये देहरादून में लाखा मंडल जो जगह पड़ती है उसके आसपास ही सिमट के रह गए थे सिंहपुर वाले। देहरादून, अब इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। यदुवंश, ये कुषाणों का हो गया पूरा। चलो मैं यही लिख देता हूँ, स्पेस जगह तो है। यदुवंश और सिंहपुर, इनका जो क्षेत्र था वो क्या था? लाखा मंडल था। और लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। और आपको याद होगा कि एक अवलेख भी है लाखा मंडल के नाम से, जो ईश्वरा राजकुमारी के द्वारा लिखा गया था। तो लाखा मंडल अवलेख जो इसका जो स्रोत है, हमें कैसे पता चला कि सिंहपुर के यदुवंशी थे जो थे वो लाखा मंडल में शासन करते थे? वो लाखा मंडल अभिलेख से पता चला है। और जो किसने लिखा था? लाखा मंडल अभिलेख, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये लिखा गया था राजकुमारी ईश्वरा द्वारा। ये बहुत प्रमुख है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी लाखा मंडल में राजकुमारी ने ये भी बताया है कि इसका जो संस्थापक था यदुवंश का, उसका संस्थापक था सेन बर्मन। तो वो भी यहीं लिख देता हूँ मैं, संस्थापक सेन बर्मन था। साथ में बाकी इतिहासकार सेन बर्मन के साथ में एक और शासक का जिक्र करते हैं, शील बर्मन। ऐसा माना जाता है, बताया जाता है कि शील बर्मन ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। और इसकी जो यज्ञ वेदिका है वो कहीं ना कहीं आज भी देहरादून में जो एक जगह पड़ती है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका, बाड़वाला जगह, या नहीं सॉरी, बाड़वाला यज्ञ वेदिका मिली है, ये नाम है। और जगत ग्राम शायद जगह है, जगत ग्राम में ये बाड़वाला यज्ञ वेदिका मिली है जहाँ पे अश्वमेध कराया था। तो चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही कम हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कुषाणों का मैं अभी यहाँ पे हटा रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके नोट्स बना लेना। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम जो भी बात करेंगे, जो भी पॉइंट लिखेंगे, वो सिर्फ किसका होगा? यदुवंशियों का होगा। कुषाण पूरी तरह से अब यहाँ से जा चुके हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को पॉज करो, अपना नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का क्रंच है। ठीक, तो पहला हमने क्या पढ़ा? यदुवंशी का, इनका जो क्षेत्र था लाखा मंडल देहरादून के आसपास का था। संस्थापक सेन बर्मन था। सील बर्मन एक और शासक का जिक्र आता जो अश्वमेध कराता था। ठीक है, जिसने कराया था। स्रोत क्या है इसका? इसका स्रोत है लाखा मंडल अभिलेख, जो कि राजकुमारी ईश्वरा द्वारा लिखा गया था। और अगला पॉइंट जो है इसमें जो हमें याद रखना है वो ये कि इसमें इस लाखा मंडल में, यहाँ लिख लो, इस लाखा मंडल में अन्य 12 राजाओं का जिक्र है। तो आपको जो याद रखना है, खासकर ये लेख बहुत ज़रूरी है, ये लेख याद रखना है। यदुवंश के बाद फिर बारी आती है नागवंश की। जैसे जैसे यदुवंशी कमज़ोर हुए वैसे वैसे क्या हुआ, यमुना घाटी में, यमुना घाटी में नागवंश का उदय हुआ। और नागवंश की जो स्थापना थी, नागवंश की स्थापना, ये स्थापना की थी गणपति नाग। ऐसा तो कहीं और तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। इस वंश की, अच्छा, इसकी जो जानकारी मिलती है ना,
यदुवंशियों के बाद फिर यमुना घाटी में शुरुआत होती है नागवंश की, और इसका स्रोत जिसे हमें पता चला कि नागवंश का भी शासन रहा था, इसका हमें पता चला है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। एक लेख है जो आपको याद रखना है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख। इस लेख के आधार पर पता चला कि नागवंश यमुना घाटी में शासन करते थे। और ये त्रिशूल लेख लिखाया गया था, किसके द्वारा लिखवाया गया था? ये लेख जो अंकित किया गया था गणपति नाग द्वारा किया गया था। ये एक शासक था नागवंश का, गणपति नाग। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? यमुना घाटी में नागवंश की स्थापना का जो स्रोत है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है। और ये लेख जो है 6 से 7वीं सदी का है, ये भी ध्यान रखना है, 7वीं सदी का है। इसके अलावा इसी लेख से ये भी जानकारी मिलती है कि गणपति नाग इस शासक के द्वारा अपने राज्यरोहण, जब इसका राज्यरोहण हुआ था उसके दूसरे वर्ष इसने रुद्र महल बनवाया था। इसी लेख से हमें यह भी पता चलता है कि इस गणपति नाग द्वारा राज्यरोहण के दूसरे वर्ष इसने एक शक्ति त्रिशूल स्थापित किया था, शक्ति त्रिशूल। तो ये बेसिक कुछ 2-4 चीज़ें हैं किसकी? नागवंश की। नागवंश का जो पतन होता है वो होता है मौखरी वंश के बाद में, और मौखरी जो वंश है बेसिकली ये कन्नौज का है। तो कन्नौज के मौखरी राजवंशों ने नागों की सत्ता समाप्त की, और इसके बाद फिर मौखरी वंश के ही एक जो शासक था उसकी गृहमर्मा अंतिम शासक थे, इसका लिख सकते हो यहाँ पे नागवंश की सत्ता समाप्त थी मौखिर वंश ने। मौखिर वंश ये कन्नौज का था, और कन्नौज का एक अंतिम शासक था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी, और इसकी हत्या के बाद में ये पूरा का पूरा जो गढ़वाल का रीजन है मध्य हिमालय के कुछ हिस्सों को छोड़ के ये आ जाता है हर्षवर्धन के अधीन, और यहाँ से शुरू होता है हर्षवर्धन का काल। कुछ समय तक ये हर्षवर्धन के अंदर रहता है। उसके बाद जब हर्षवर्धन यानी गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तब वहाँ से शुरू होता है बहुराजकता का युग। यानी हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य जब खत्म हुआ तब इस मध्य हिमालय में या गढ़वाल कुमाऊँ के रीजन में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और इसमें 3 प्रमुख राज्य थे, एक ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन 3 राज्यों पे बेसिक डिटेल समझेंगे, फिर हम पहुंचेंगे इस अपने कहाँ पे पुराने टॉपिक पे, जिससे हमें स्टार्टिंग करनी कार्तिकपुर या कत्यूरी वंश। और ये पूरी चीज़ें जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको आगे चल के पता चलेगा कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये कहीं ना कहीं कुलिंदों की ही कोई एक छोटी शाखा थी, जो धीरे धीरे जब क्या कहते हैं हर्षवर्धन का और बाकी जो साम्राज्य थे उनका पतन हुआ तो धीरे धीरे ये प्रबल होती गई, और अपने आप में पुनः फिर इसने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। और आपको याद होगा कुलिंदों को जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमने बात की थी कि कुलिंद शासकों ने एक कृतपुर राज्य की स्थापना की थी जो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो वहीं जाके लिंक करेगा हमारा कार्तिकेयपुर। तो इससे पहले हम समझते हैं इन 3 छोटे छोटे राज्यों को कि इनके बारे में क्या डिटेल्स और क्या जानकारी हमें याद रखनी है।